किसान भाइयों सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं रुमान अलवी और देश के सबसे पसंदीदा कृषि कार्यक्रम अन्नदाता में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। उगते सूरज और चलती ठंडी हवा के साथ आज के कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नई नई तकनीक के बारे में जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं खास झलकियों पर। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपने जीवामृत बनाने के बारे में जानकारी प्राप्त की, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लाए हैं जीवामृत का फसलों में उपयोग के बारे में। हमारे किसान भाई भी कुछ इसी प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं, जिसका जवाब दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरडा, जिला जयपुर के विषय विशेषज्ञ NK गुप्ता। किस तरीके से कितनी मात्रा में किया जावे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब हमारा जीवामृत, जब आपको जीवामृत तैयार होने का स्टेज बताइए कि जब हम इसको हिलाते रहेंगे और जब हमारा इसमें झाग आना बंद हो गए तो समझिए कि हमारा जीवामृत, तो इसको 10 दिन लगते हैं करीबन। गर्मियों में दिन कम लगते हैं और सर्दियों में दिन थोड़े ज़्यादा लगते हैं। तो 10 दिन पश्चात ये जीवामृत आपका तैयार हो जाएगा। तो 2 लीटर एक टंकी में, 15 लीटर की टंकी में 2 लीटर जीवामृत और 13 लीटर पानी, आप इसको खड़ी फसल पर, सब्जियों की फसल पर, किसी भी स्टेज पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप इस जीवामृत का उपयोग बागवानी, खाद्यान्न फसलों, सब्जियों इत्यादि सभी फसलों में आसानी से कर सकते हैं और इन फसलों से अधिक पैदावार ले सकते हैं। इस तरह किसान भाई जो हमारे ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जो जैविक खेती करना चाहते हैं, इस जीवामृत से हम हमारी जमीन में जब तक जीवाणुओं की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम ऑर्गेनिक खेती को और जैविक खेती को नहीं कर सकते। किसान भाइयों, जीवामृत फसलों के लिए वरदान है, तो आप भी अपने स्तर पर जीवामृत आसानी से तैयार कर फसलों में इसका उपयोग कर अधिक पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब आइए मिलते हैं एक और किसान से जो जीवामृत के उपयोग के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, जिसका जवाब दे रहे हैं गांव भुतेड़ा, जिला जयपुर के किसान बाबूलाल, जो जीवामृत बनाकर अपनी फसलों में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। बाबूलाल जी, एक बात बताओ हमें, गेहूँ में इसका प्रयोग कैसे किया जाए? गेहूँ की खेती के अंदर कैसे प्रयोग किया जाए, इसके बारे में बताओ हमें। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। गेहूँ के अंदर इसको यूज करने के लिए अपने को, जैसे फुहारा सिस्टम है आपके पास में, फुहारा सिस्टम के लिए एक वेंचुरी आती है, मतलब फुहारे के अंदर इसमें से पानी खींच के वो वेंचुरी फुहारे के अंदर चलाती है। 1000-1200 रुपये की आती है, ज़्यादा उसका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। वो आप ले आइए और इसको छान के अलग एक ड्रम में रख लें और फिर वेंचुरी को चालू करेंगे, फुहारे के अंदर वो सारा ये जो आपका जीवामृत है वो फुहारे के हिसाब से सप्लाई हो जाएगा। वो ड्रिप वाला वेंचुरी आती है, वो ड्रिप में छोटी साइज की आती है, उसमें थोड़ा बड़ा साइज की आती है। वो जीवामृत फसलों की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह फसल की विभिन्न रोगाणुओं से सुरक्षा करता है और पौधों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और फसल से बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। आप एक बार मेरे कहने का मतलब मेरी निवेदन है कि घर पे आप बनाओ और अलग से थोड़ा बहुत इसको यूज करके देखिए आप लोग कितना क्या फ़र्क आता है, फिर आप लोग यहाँ आके बताएं कि वास्तव में ये चीज़ों का, क्योंकि मैं तो खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखी हुई है। मेरे खेत में आज जीवाणु की संख्या इतनी है कि मैं मतलब यूरिया DAP तो मेरे को 4 साल हो गई ज़मीन में डाले हुई। बाकी ये जीवामृत आज की तारीख में मैं कम भी डालूंगा तो मेरी ज़मीन मतलब फसल पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवाणु की संख्या काफ़ी हो गई। इसमें जीवाणु की संख्या, ये जो अपने जीवामृत ये देख रहे हैं, इसमें जीवाणु की संख्या इतनी हो जाएगी और जैसे ही ये ज़मीन में पड़ेगा, ज़मीन के जो जीवाणु हैं वो सारे मिलके इनकी इतनी भारी संख्याएँ हो जाएगी कि अपने को जो केमिकल के तौर पर जो अपन गेरना चाहते हैं वो चीज़ें सारी इसी में मिल जाएंगी अपने को। ये चीज़ें अपन डालेंगे, पानी की भी बचत है इसमें, पानी
काफ़ी मात्रा में कम लगता है जैविक तरीके से जो खेती करते हैं उनमें। और इसमें जैविक के अंदर एक ज़मीन में मतलब ठंडी रहती है। तो ये जैविक खेती मतलब कहने का ये है कि जैविक खेती में पानी की और मतलब अपने पैसे की सबकी बचत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में किसान भाई धनिया की खेती हरी पत्ती और दाना दोनों के लिए करते हैं, और जो किसान इसकी खेती दाने के लिए कर रहे हैं उनकी फसल पुष्पन और दाना बनने की अवस्था पर है, और आगे चलकर इस फसल से अधिक उपज मिले उसके लिए जरूरी है कि फसल में किए जाने वाले कार्यों को समय पर किया जाए, जैसे कि सिंचाई प्रबंधन और कीट रोगों का नियंत्रण इत्यादि। तो धनिया की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. सिंह। क्षेत्र में नरसिंहपुर में या शिवपुर में या रीजन में या इधर महाकौशल में खेती की जाती है। धनिये का क्षेत्रफल काफ़ी अधिक है। जो किसान भाई दाने के लिए यानी बीज के लिए धनिये की खेती करते हैं वो धनिये में क्या क्या तकनीकी प्रबंधन करें जिससे हम एक अच्छा बीज उत्पादन का कार्यक्रम ले सकें, उसके लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि धनिये में एक निश्चित अंतराल पे 15 से 20 दिन की अंतराल पे हमें सिंचाई जरूर देते रहना चाहिए। धनिये की पानी की मांग अधिक होती है, इसलिए 15 से 20 दिन के अंतराल पे हम इसमें अवश्य सिंचाई देते रहें ताकि नमी की कमी से हमारा फसल की वृद्धि प्रभावित न हो। किसान भाइयों, दाने हेतु लगाई गई धनिया की फसल में माहू कीट का प्रकोप अत्यधिक होता है, जिसके कारण फसल कमजोर हो जाती है और आने वाले समय में उत्पादन कम मिलने से किसानों को हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इस कीट की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। माहू नुकसान जब पहुंचाता है तो नुकसान बहुत अधिक, कई बार नुकसान हमारे खेतों में बहुत अधिक हो जाता है। माहू एक बहुत छोटा कीड़ा होता है जो आमतौर पे पत्तियों के पीछे आपको चिपका हुआ नजर आता है। झुंड में पत्तियों के पीछे या तने पे चिपका हुआ या फूल के गुच्छों पे चिपका फूलों में चिपका हुआ आपको नजर आता है। ये बहुत अधिक संख्या में होने के कारण, हजारों लाखों की संख्या में होने के कारण हमारी फसल में पत्तियों के रस चूस लेता है या फूलों के रस चूस लेता है, तो पौधा एकदम से कमजोर पड़ जाता है। पौधे की भोजन बनाने की शक्ति काफी क्षीण हो जाती है। और यदि फूलों पे लगा हुआ है तो पुष्पों का यदि रस वो ले लेता है, फूलों का रस ले लेता है, तो पूरा का पूरा फूल जो है सूख जाता है, उसमें बीज बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो ऐसे पुष्पों में बीज नहीं बन पाता। तो इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि नुकसान जब ये अधिक, इसकी संख्या अधिक हो जाती है, प्रकोप अधिक हो जाता है, तो हमारी फसल को बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। तो किसान भाई इसको प्रारंभिक अवस्था पे ही, माहू का जैसे ही प्रकोप हो रहा है, तुरंत इसका नियंत्रण किसान भाई कर लें, ताकि इसके नुकसान से आगामी होने वाले जो नुकसान से बचा जा सके और हमारा जो बीज उत्पादन प्रभावित न हो, फसल का उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए इसकी रोकथाम बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात आती है माहू का जो नियंत्रण है, इसके लिए एक कीटनाशी का उपयोग हम कर लें। कीटनाशी में थायोमेथाक्साम 25% WG 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। हाई मॉलिक्यूल है और ये रिसेंटली डेवलप्ड है, अच्छा है, सर्वांगी कीटनाशी के रूप में उपयोग होता है, तो इसका उपयोग किसान भाई कर लें। इसके अलावा दाने हेतु लगाई गई धनिया की फसल में भभूतिया रोग का भी प्रकोप होता है, जिसे हम छाछिया रोग के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के कारण धनिया के दानों का उचित विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं।
और इसी तरीके से भभूतिया रोग जो हमारी फसल में होता है, ये भी हमारी फसल को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचा देता है। ये प्रारंभिक अवस्था में ही फसल पे सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा यदि आपको पत्तियों पे दिखता है तो ये भभूतिया रोग के स्पष्ट लक्षण हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, ये बाजार में मिश्रित फफूंदनाशी बाजार में कई नामों से उपलब्ध है, इनको किसान भाई ले लें और इनका 1 से 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके इसका छिड़काव कर दें। किसान भाई 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी के साथ इसका घोल बना करके छिड़काव करें तो भभूतिया रोग पे हम आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। आज के समय में अगर एक्वेरियम में रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो ये अच्छी आय का स्रोत बनता जा रहा है। यदि आप एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन कर रहे हैं तो किस प्रकार से करें इनका पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिवेंद्र कुमार। अभी खासकर जाड़े के मौसम में एक्वेरियम में कुछ अलग तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी का तापमान धीरे धीरे जैसे ही ठंड बढ़ते जा रही है, पानी का तापमान धीरे धीरे नीचे होते जाएगा और जो नीचे होने के कारण उन सारी की सारी मछलियों को रोगग्रस्त होने का बहुत बड़ा खतरा है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि अपने एक्वेरियम में जो पानी है उसका तापमान बढ़ाएं। थर्मोस्टेट आते हैं अभी, जिसको कि अपने एक्वेरियम में लगाकर अपने एक्वेरियम के पानी का तापमान बढ़ा सकते हैं और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दे सकते हैं मछलियों को, जिससे मछलियां का जो अपना जो मेंटेनेंस है, मेटाबॉलिज्म है, वो सारा का सारा मेंटेन हो जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि थर्मोस्टेट लगाएं अपने एक्वेरियम में और पानी का तापक्रम एक ऑप्टिमम लेवल तक तैयार रखें। दूसरी चीज़ है कि अभी कोशिश करनी चाहिए कि 15 दिन में एक बार ज़रूर से ज़रूर अपने एक्वेरियम के पूरे पानी को बदल दें और दूसरा पानी डाल दें। खासकर अगर पूरा नहीं तो 3/4 पानी बाहर निकाल दें और बाहर भी जो मछलियां जो अंदर एक्वेरियम के अंदर हैं उनको निकाल कर उसी पानी में रखें और फिर जब नए पानी तालाब में जो एक्वेरियम में डालेंगे उसके बाद तब उस मछलियों को धीरे धीरे कर उसमें डाल दें, जिसके कारण होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा तो पर्याप्त रहेगी ही, साथ में तापक्रम जो पानी का होगा वो अच्छे से रहेगा। इसलिए बेटर होगा कि हर 15 दिन में एक बार एक्वेरियम का पानी का बदलाव जरूर करें। एक्वेरियम में पानी हमेशा क्लोरीन रहित, शुद्ध एवं ताज़ा होना चाहिए। पानी भरते समय एंटी क्लोरीन डालना चाहिए, मछलियों के लिए हितकर होता है। बोर पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले बोर से पानी एकत्र करके 2 दिन बाहर रखना चाहिए और फिर उसे एक्वेरियम में डालें। रोगग्रस्त होने का भी बहुत बड़ा खतरा है। इस कारण से जब भी पानी बदलें उस समय पोटासियम परमैंगनेट के घोल में एक बार मछलियों को एक डिप ट्रीटमेंट देकर तभी उसको पुनः एक्वेरियम में रखें, जिसके कारण कि उनके जितने भी परजीवी होंगे या जो भी कीटाणु होंगे वो उनको कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे और मछलियां स्वस्थ रहेंगी। तो इस तरह से कर अभी हम अपने एक्वेरियम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक्वेरियम के अंदर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उसमें जलीय पौधों को उगाइए, क्योंकि इसकी वजह से उसे एक्वेरियम में प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलता है और एक्वेरियम और भी अधिक आकर्षक दिखने लगता है। साथ ही मछली का जीवन समय भी बढ़ जाता है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखें कि एक्वेरियम के ऊपर सीधी सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि धूप लगने पर एक्वेरियम में फफूंद जैसा हरा कवक पनपने लगता है जो मछलियों को नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा एक्वेरियम के पानी का तापमान ज्यादा या कम होने से मछली के ऊपर दबाव पड़ता है और मछलियाँ मरने लगती हैं। एक्वेरियम की मछलियों को ज़्यादा खाना देने पर एक्वेरियम ज़्यादा गंदा होगा और उस पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए आहार एक सीमित मात्रा में ही, कम ज़्यादा नहीं, एक दिन में एक बार ही खाना दें और वो भी जितनी आजकल मार्केट में रंग बिरंगी
पीलेटेड माइक्रो इनकैप्सुलेटेड डाइट आ रही हैं, जिसको कि आप अगर देते हैं मछलियों को तो 1 से 2 दाना मछलियाँ, छोटी क्योंकि मछलियाँ का साइज़ बहुत छोटा होता है, 1 से 2 दाना इनफ होता है। सो प्रति मछलियाँ 2 दाने के हिसाब से अगर दिया जाए और हर मछलियों को खाना दिया जाए, खासकर माइक्रो इनकैप्सुलेटेड डाइट के रूप में, अच्छा है। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो नेचुरल फीड, खासकर इन्फुसोरिया या कोई भी जो नेचुरल जो कीटाणु होते हैं जो मछलियां खाती हैं, उनको अगर 1 सप्ताह में 1 बार भी अगर दिया जाए तो मछलियां का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका जो कलर होगा वो ज़्यादा निखर कर रहेगा और ज़्यादा देखने में अच्छा भी लगेगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अयाना, जिला कोटा के कृषक श्यामलाल मीणा ने। आप बेर के बाग में फलमक्खी की शुष्क क्षेत्र में बेर की बागवानी अपने राज्य में मुख्य रूप से की जाती है। किसान भाइयों को बेर उत्पादन लेने में जो मुख्य समस्या ये आ रही है वो बेर फ्रूट फ्लाई की रहती है। ये जो फ्रूट फ्लाई होती है, ये जो बेर के फल होते हैं, इसको ये पंचर कर देती है, जिसके कारण इसकी क्वालिटी तो ख़राब होती है, साथ साथ में इसका जो प्रोडक्शन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ये धीरे धीरे अंदर ही रोट होने लग जाते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। फल मक्खी ये बेर का बहुत ही हानिकारक कीट है। ये कीट कभी कभी तो 70-80% फलों को खराब कर देता है। ये मक्खी कच्चे फलों की ऊपरी सतह के नीचे अंडे देती है, जिससे 2-3 दिनों में मैगट निकल आते हैं और फल में घुस जाते हैं। ये मैगट फल के अंदर ही गूदे को खाना प्रारंभ कर देते हैं और हवा के लिए छिलके में छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं। कीटग्रस्त फल आमतौर पर जल्दी पकते हैं तथा नीचे गिर जाते हैं। मक्खी से ग्रसित फलों का आकार कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई मेलाथोन 50 EC 1 ml प्रति लीटर से स्प्रे कर सकते हैं, अथवा फिर किसान भाई स्पेनोसिड 45 EC 0.3 ml प्रति लीटर से स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाई इस घोल का छिड़काव करने के साथ साथ में स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, ताकि ये छिड़काव पूरे समान रूप से और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर होगा और अच्छे रिजल्ट्स अपने को मिलेंगे। इस कीट की क्षति को कम करने हेतु निम्न उपाय लाभकारी रहते हैं। गर्मियों के महीनों में खेत की गहरी जुताई करें ताकि मक्खी के प्यूपे नष्ट हो जाएं। प्रभावित फलों को नष्ट करें। जनवरी व फरवरी के महीनों में बाग में मेलाथियान 0.2% का छिड़काव करें। प्रोण मक्खियों को मारने हेतु बाग में 4 से 5 जगह खुले बर्तनों में मिथाइल यूक्नोल ट्रेप का प्रयोग करें। टिकड़ी, कांठा, इलायची, उमरान आदि फल मक्खी रोधी किस्में हैं, इन किस्मों के बाग लगाएं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरखेरा, जिला बूंदी के कृषक जगन्नाथ राठौड़ ने। आप पशुओं के बार बार ताव में आने की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जगन्नाथ राठौड़ जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुओं में नस्ल सुधार हेतु भारत व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। पशुपालक भाइयों, अपने देश में अनुत्पादक पशुओं की संख्या बहुत अधिक है। यदि ऐसे पशुओं का नस्ल सुधार करवा लें तो इन पशुओं से आपको अच्छी नस्ल की बछियां तो मिलेंगी ही, साथ ही इनसे अधिक दूध भी प्राप्त होगा। इसमें मुख्य योजना पशुपालकों को समय समय पर डेयरियों के माध्यम से, स्थानीय पशु चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से मिनरल मिक्सचर और कृमिनाशक दवा हर तीसरे महीने में उपलब्ध कराई गई है। यह दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, जिससे पशुओं में एक तो खनिज लवण की कमी नहीं हो और एक जो पेट के कीड़े हैं उनका संक्रमण नहीं हो।
इसके लिए सबसे बढ़िया है जो नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु सबसे पहला सरकार का यही है कि पशुओं में कृमिनाशक और मिनरल मिक्सचर की कमी को पूर्ण करना। उसके बाद सभी संस्थाओं में डेयरियों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा देसी व उच्च नस्ल के विदेशी गाय का सीमन उपलब्ध कराना। ये सभी राजस्थान की सभी जो पशु चिकित्सा संस्था है उनमें उच्च नस्ल का उत्तम नस्ल का सीमन देसी व विदेशी व अपनी मुर्रा नस्ल की भैंसों का सीमन सभी संस्थाओं में उपलब्ध है, जिसकी प्रति स्ट्रा की दर 30 रुपये प्रति स्ट्रा की दर से लिया जाता है। इसमें सभी संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान का जो कार्य है वो निःशुल्क किया जाता है और बढ़िया प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी जो पशुपालन विभाग के हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है, जिसमें संक्रमण का सबसे कम से कम खतरा रहता है। और जो उत्तम नस्ल की जो गाय और बछड़ी जब इनसे पैदा होते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है। पशुपालक भाइयों, पशुओं में नस्ल सुधार के कार्य को आप सभी को एक मिशन के रूप में लेना होगा। सरकार भी नस्ल सुधार पर काफी जोर दे रही है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों के यहाँ कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क यानी अनुसूचित जनजाति के बीपीएल पशुपालकों के यहाँ निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान द्वारा ये नस्ल सुधार कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सभी यानी अनुसूचित जनजाति के बीपीएल भाइयों के यहाँ ये कृत्रिम गर्भाधान डोर स्टेप पे उनके घर पर निःशुल्क किया जाता है, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा पशु चिकित्सा कर्मी को अपने स्तर से किया जाता है। ये योजना बहुत बढ़िया है। इससे सबसे बढ़िया है कि न केवल अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों के यहाँ नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उन्नत नस्ल के बछड़े बछड़ी भी उनके यहाँ पैदा होंगे, दूध उत्पादन बढ़ेगा और पोषक तत्व की कमी पूरी होगी। उनके बच्चों में शारीरिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं उनके पोषक तत्व की कमी भी पूरी होगी। ये जो नस्ल सुधार कार्यक्रम है ये व्यापक रूप से पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है और अच्छी नस्ल के बछड़े बछड़ी का उत्पादन चालू हो गया। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कीटों के नियंत्रण के लिए कम खर्च में ट्राइको खाद है उपयोगी। किसानों की आय बढ़ाने का अच्छा जरिया है पलबेर की बागवानी।